आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और गैस भी मिल ही रही होगी। अब थोड़े बहुत हालात सुधरे हैं, जैसे ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। मुझे लग रहा है एक तरीके से टॉम एंड जेरी की लड़ाई हो गई है। अमेरिका ने सोचा था कि मतलब एक छोटा सा देश है, मेरे पास इतने सारे हथियार हैं और किसी भी तरीके से ईरान को दबा लूँगा, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है वो पूरी तरीके से एकदम टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई हो गई है। सलमान भाई कैसे हैं? बढ़िया। कैसे मोहित भाई? क्या चल रहा है? और बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। और बताओ कुछ नहीं यार, बस क्या करवा रखा है पूरी दुनिया में? ये इतनी हाहाकार मचा रखी है। हाहाकार तो मचनी ही थी। जैसे मतलब अमेरिका ने जो शुरू किया है, मतलब शुरू किया गया है लगभग 250 साल का ये वक्त है जिसमें 225 साल अमेरिका ने जंग लड़ी है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी कोने पर कोई भी देश कुछ भी हो रहा है वहाँ पर अमेरिका है। और अब फिर लड़ाई किसकी थी? इजराइल और ईरान की। कूद गया अमेरिका। अमेरिका आ गया और अमेरिका ने सोचा नहीं कि उसको ऐसी पलटवार मिलेगा, ऐसा बैकफायर कर गया। उसको लगा मतलब ऐसा तो कोई मिसाइल अभी तक बनी नहीं है ईरान के पास, जो ईरान जो है अमेरिका पर वार करे 1000 मतलब 10,000 किलोमीटर तक। हाँ। तो उसको ये उम्मीद तो थी नहीं कि मेरे पास तक तो आएगी नहीं आज, लेकिन वो आज किसके थ्रू आई? खाड़ी देशों के। लेकिन सलमान भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मतलब अगर अमेरिका प्रिपरेशंस करके उतरा था, कोई भी वॉर में अगर हम प्रिपरेशंस करके उतरते हैं तो हम अपना नुकसान देख के चलते हैं। अमेरिका या तो इसको मिसकैलकुलेट कर गया या उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स काम नहीं कर पाए। यहाँ यही तो बात है कि उसने कोई तैयारी की ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यही है जो अब तक, जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, जो इनके नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं जोसेफ कैंट, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने यही बोला है कि मेन चीज़ तो इसमें सलमान भाई जो जोसेफ कैंट ने बोला है वो ये है कि इसके पीछे सब इजराइल है जो करवा रहा है। अमेरिका को इजराइल ने घसीटा, डोनाल्ड ट्रंप को लेके आया इजराइल, ताकि उनके बिहाफ पे वो युद्ध लड़ सके। बात युद्ध की नहीं है, बात यह है कि ठीक है आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने भी पाकिस्तान से लड़ा, रूस भी लड़ा, लेकिन उसका रूस ने जब यूक्रेन से लड़ा तो उसका जो एक मतलब एनर्जी सिक्योरिटी का रास्ता भारत के थ्रू निकला। भारत ने पूरी दुनिया को संभाला एक तरीके से, लेकिन इसमें आपने दोबारा पूरी दुनिया को एक एनर्जी की मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन बार बार फिर वही बात है, यूक्रेन कितनी छोटी सी जगह है, मतलब यूक्रेन इतने हथियार नहीं, रूस पर इतने सारे हथियार। यूक्रेन लगातार लड़ रहा है। यूक्रेन को मदद किसने की? सब नाटो, अमेरिका और नाटो। अमेरिका मेन अमेरिका है ना। यही खेल इजराइल ने चला। इजराइल ने, जैसे जोसेफ कैंट ने बोला कि इराक में भी वही हुआ था। इजराइल लगातार बोलता रहा कि उनके पास विनाशकारी हथियार हैं, और यही काम नेतन्याहू लगातार ईरान के लिए भी बोलते आ रहे हैं। 1995 के बाद से लगातार वो यही बोल रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो है परमाणु बम बना लेगा, हमें उसको रोकना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जब मिडनाइट हैमर हुआ था पिछले साल जून में 12 जून के आसपास, तो वो क्या था, मतलब अगर आपने इतने सारे बम गिराए थे और पूरा न्यूक्लियर एसेट्स जो थे ईरान के वो आपने तबाह कर दिए थे, तो फिर आप दोबारा युद्ध करने क्यों आए? या तो सिंपल सी चीज़ थी कि भाई आपको किसी तरह उसको खमेनेई को, जो अली खमेनेई थे उनको मारना था। मतलब एक खुन्नस थी अंदर से, वो निकालनी थी, तो अचीव तो कुछ कर ही नहीं पाया। देखा जाए तो वही है, मतलब अगर पिछले साल सब कुछ तबाह हो गया, सारे परमाणु खत्म हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर दोबारा हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इस बीच 2 बार नेतन्याहू ने क्यों कहा कि इजराइल जो है हफ्ते भर में फिर से परमाणु बम बना लेगा? कहाँ से आएगा इतना परमाणु एनरिचमेंट? जब इतना एनरिच परमाणु उनके कहने के मुताबिक हमने ख़त्म कर दिया, तो फिर परमाणु बनेगा कैसे? लेकिन वो, जैसे आपने बोला अभी भी, वो पूरा टारगेट एक तरीके से इजराइल और अमेरिका का एक ही टारगेट था, वो था कि अली खमेनेई को हटाना और रिजीम चेंज करना, अपना कोई पपेट कहते हैं, पपेट को बिठाना सत्ता। लेकिन वो भी नहीं कर पाए। रिजीम चेंज का एक सबसे बड़ा जो मैंने एक आर्टिकल भी छापा था कि अगर रिजीम चेंज करनी है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको वहाँ पहुँच के अपना बंदे को सरकार सौंपनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिजीम चेंज कर पाओगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप ईरान के अंदर सिविल वॉर करवा दीजिए। सिविल वॉर हो नहीं रहा, जनता पूरी समर्थन में है, IRGC पूरा सपोर्ट में है, और आप ये लगा लीजिए कि इसमें भी फेल हुआ,
हॉर्मोज कंट्रोल नहीं है, ऑयल वे कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं और बताऊंगा अभी, जैसे आप जनता की बात कर रहे हैं, तो जब खामनेई को, मतलब मुश्तबा खामनेई को जब सुप्रीम लीडर बनाया गया, तो इतना विरोध, मतलब अली खामनेई का इतना विरोध था, महिलाएं उनके विरोध में थी, उसके बावजूद भी जब मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया, जंग के बीच भी लोग तेहरान में सड़कों पर उतरे, उनके स्वागत, मतलब खुशियां मनाई लोगों ने कि मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया है। तो सोचो कहाँ विरोध है, किस चीज़ का विरोध? अली खामनेई को मारने का नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। आप बस बम गिरा रहे हो और बिल्डिंगें तोड़ रहे हो और कुछ कर थोड़ा रहे हो। और उसके बदले में क्या हो रहा है कि आपकी जो एयरबेस हैं खाड़ी देशों में, अरब देशों में, खास करके दुबई और बहरीन में तो आपकी मतलब नेवी का पूरा एक तरीके से हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपका। सही बात है। तो वो नुकसान किसका हो रहा है? अरब देशों का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है। ईरान के पास देखा जाए तो खोने के लिए मोहित भाई कुछ है नहीं, सही बात है। वो तो पिछले 40 सालों से सिर्फ जंग की तैयारी कर रहा था और जंग ही लड़ रहा है। सही बात है। आप कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उसको जंग में घसीटते रहते हो। वो तैयारी उसकी उसी चीज की थी कि वो 40 साल से तैयारी कर रहा है जंग लड़ने की, और जंग ही लड़ रहा है, और वो वही कर रहा है। अब अरब देश क्या कर रहे हैं? अरब देशों ने अपनी डिपेंडेंसी तेल से खत्म की। वो लोग टूरिज्म पर आए, उन्होंने वहाँ पर विदेशी निवेशकों को बुलाया, वो पैसा लगाए, यूरोप का, रशिया का, इंडियंस का, अमेरिकन्स का। तो उन लोगों ने इतनी तैयारी नहीं की जंग की, मतलब डिफेंस सिस्टम है, सब चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बट वैसा नहीं है। दे वर आल्सो नॉट रेडी कि भाई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा वहाँ से। बिल्कुल। और ईरान ने सबसे जो बचने का सबसे अच्छा तरीका सोचा कि भाई आमने सामने वो अमेरिका से नहीं लड़ सकता, साफ सी बात है। तो उसने टारगेट्स करे अपने सारे आसपास के देशों को, और वहाँ पर जितने मिलिट्री बेसेस हैं, मतलब एक तरीके से उसने पूरी दुनिया की जो सप्लाई लाइन है ऑयल की और उसके गैस की, सबको चोक करके रख दिया। तुम इधर से गैस भेजोगे हम इधर मारेंगे, तुम उधर से भेजोगे तुम उधर मारेंगे। दूसरी चीज सलमान भाई, अभी अमेरिका ये कहता है कि हमने पूरी, डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद बोला है कि हमने पूरी नौसेना डुबा दी है ईरान की, लेकिन उसके बाद भी वो हॉर्मोज नहीं क्लियर कर पा रहे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूएस ने, मतलब ट्रम्प ने बहुत सारे नाटो देशों से अपनी मदद मांगी, पड़ोसियों से मदद मांगी, इवन दुश्मनों से भी मदद मांगी। हाँ, चाइना से मदद मांगी है, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। कनाडा ने साफ मना कर दिया है, उससे पहले स्पेन मना कर चुका है, फ्रांस मना कर चुका है, ब्रिटेन मना कर चुका है, इटली भी मना कर चुका है, और जापान भी कोई पूरी तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखा रहा है, चाइना ने कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया है, लेकिन वो भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी ईरान के साथ है। इसमें एक ऐड ऑन करूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप के जो वो है ना, एक इरिटेशन वो दिख रहा है। उन्होंने बोला कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी कब तक राष्ट्रपति रहेंगे। मतलब वो क्या चाह रहे हैं, मतलब अगर जो उनके साथ नहीं है वो उसका तख्ता पलट कर देंगे। बिल्कुल, ये क्या बात होती है भाई? अगर आप जंग नहीं लड़ पा रहे और आप अपने, मतलब आप जो चाहते हो वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या आप पूरी दुनिया पे उस चीज को थोपोगे? ये ठीक वैसा ही जैसे मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो पहले से, मतलब बच्चे अभी भी खेलते हैं, हम भी खेले हैं बचपन में। तो जैसे मेरा बैट है तो मैं ओपनिंग करूंगा, और अगर मैं आउट हो गया तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। हाँ, मैं अपना बल्ला लेकर निकल लूंगा, मैं अपना बैट लेके चला जाऊंगा। या मेरे पास बॉल है तो मैं नहीं खेलने दूंगा किसी को, मैं जब तक अगर मैं बॉलिंग कराऊंगा तो मैं ही कराऊंगा। तो ठीक वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब किताब है इस टाइम। नहीं, एक चीज़ और भी है इसमें। मैं CSIS की रिपोर्ट देख रहा था, इसमें आप ये मान के चलिए 12वें दिन तक $16 बिलियन US का ईरान कॉस्ट का एस्टिमेट, उसका खर्चा है अमेरिका का, डॉलर $16 बिलियन US। ये 12 दिन का है, 12 दिन का अभी चल रहा है, 19 दिन हो चुके हैं, और ये कम से कम 22-23 बिलियन पहुंच चुका होगा। और इस युद्ध का कोई इन्होंने बजट नहीं बनाया है, नहीं, कुछ भी नहीं है, संसद से पैसा पास कोई कांग्रेस से क्लियर नहीं करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। जो पैसा है वो रक्षा बजट है, वो रक्षा बजट जो अमेरिकी सैनिकों को की सैलरी में जाना था, उनके जो भी हॉस्पिटल चलते हैं या जो उनकी से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको पैसा जाना था, वो सारा पैसा जिन्होंने युद्ध में लगा दिया। और मजे की बात देखिए कि ईरान के पास जो ड्रोन है, जो शाहिद ड्रोन या इस तरीके के और ड्रोन है, उनकी कीमत जो है वो करीब मोहित भाई 25 से 30 लाख के बीच में पड़ता होगा या उससे भी कम है। और अमेरिका उसको गिराने के लिए, मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें यूज़ कर रहा है, उसकी कीमत 25 से 35 करोड़ के बीच में आती है। आप सोचिए कि 27 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 27 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें एक मैं अपने, मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें हमने बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई थी कि हमने ड्रोन के साइज़ के हिसाब से उसके खिलाफ जो वेपन्स यूज़ करे वो बहुत ही अल्टीमेट थे।
मान लीजिए ड्रोन का साइज़ छोटा है तो उसके खिलाफ हम जैमर यूज़ करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ करेंगे। थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसके खिलाफ फ्रेगमेंटेड वायर यूज़ करेंगे, मतलब फायर यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे बड़ा होगा तो स्मॉल मिसाइल्स यूज़ करेंगे। इस तरीके की चीज़ अमेरिका में शायद से, देखो मिलिट्री है, उन्होंने यूज़ करा हो, लेकिन उस तरीके की चीज़ दिख नहीं रही, क्योंकि जो सीधे मिसाइल आ रही हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं। ड्रोन्स आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं अमेरिकी। नुकसान तो बहुत हुआ है अमेरिका का, नुकसान हुआ है। और जैसे इनका डिफेंस सिस्टम थर्ड को तो मतलब जैसे, हाँ जैसे S-400 है ऐसे थर्ड है, और थर्ड को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। और जबकि ईरान के पास तो S-400 भी नहीं है, वो S-300 पे भी काम चला रहा है। हमारे पास मतलब इंडिया के पास S-400 है, लेकिन उनके पास S-400 भी नहीं है, वो 300 से काम चला रहा है। इसलिए उनके इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम ईरान के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इतने ड्रोन्स हैं कि मतलब गिनती नहीं है उनकी कोई भी, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सब सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, जो हथियारों के जानकार हैं, वो भी सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि ईरान के पास इतना इतना है। लेकिन आप सोचिए कि 19 दिन से वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दे रहा है, तो इसका मतलब उसके पास, आप ये लगा लीजिए अभी भी उनका पास पूरा हॉर्मोज का कंट्रोल है, और इतना बड़ा बैटलफील्ड है ईरान। आप इतने बड़े बैटलफील्ड पे कैसे लड़ेंगे? कितने टारगेट्स आप अचीव करेंगे? कितने टारगेट्स को आप मारवाएंगे? और ईरान के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं है, मतलब 3 तरफ तो मान लीजिए कि सिर्फ एयर बेस है, सारे सभी अमेरिकी एयर बेस, सब में अमेरिकी एयर बेस है, उसके बावजूद भी ये हाल है। सलमान भाई आगे क्या देख रहे हैं, आगे क्या होगा? मुझे लगता है ईरान अभी घुटने टेकने वाला नहीं है कहीं से भी, वो पीछे, और घुटने टेकना, इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है सिविलाइजेशनल रोल। जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो ऐसे आराम से घुटने नहीं टेकती, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे ईरान ने युद्ध लड़ा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ईरान इतना खुल के युद्ध लड़ेगा। और बैलिस्टिक मिसाइल्स, आप इजराइल में देखिए कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरी हैं। हाँ, इजराइल नहीं रोक पा रहा उनको, इजराइल नहीं रोक पा रहा है उसको, सही बात है। जैसे आपने बोला कि आने वाला वक्त कैसा होगा, तो मैं थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। ईरान ने तख्ता पलट किया, इस्लामिक सत्ता आई वहाँ पर, वो कब आई? उसके बाद वो आई अमेरिका के होने के बावजूद, क्योंकि उस वक्त तक जो शाह रेज़ा पहलवी थे वो अमेरिका के समर्थन से ही वहाँ बैठे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक बार अमेरिका को वो हरा चुका है, कूटनीतिक तौर पे तो ईरान हरा ही चुका है, और ये दूसरी बार है जो वो हारने की कगार पर अमेरिका है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि आगे वक्त बताएगा क्या होगा, बट जहाँ तक अभी की अगर 19 दिन की बात लेके चलें तो इराक 21 है और अमेरिका 19। सिलेंडर भरवा लिया? सिलेंडर हाँ यार खत्म होने वाला, मैं तो इंडक्शन से काम चला रहा हूँ, जैसे कि लोग घर पे तो अभी चल रहा है सिलेंडर। मम्मी बोल रही थी भैया तू, आज सुबह सुबह जब उन्होंने न्यूज़ पढ़ी कि वो एक उनका एक एयरबेस है रास लफान, कुवैत का है शायद, कुवैत का, उस पर LNG बेस पे उनके मिसाइलें टिक हुई है, तो मम्मी सुबह बोल रही थी कि सिलेंडर बुक कर दे भाई आज। और हमारी सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कुवैत से ही आती है, और अब देख ही रहो क्या हाल है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन बुक तो करना पड़ेगा सिलेंडर। 2000 रुपये तो पानी में जाएंगे। हाँ, लेकिन सिलेंडर बुक करोगे 2000 नहीं जाएंगे ना, तो कम पैसों में आता है सिलेंडर। वैसे कम पैसों में आता है, लेकिन अब तो ब्लैक में लोगे तो फिर महंगा ही जाएगा। चलिए नज़र बनाए रखेंगे ये पूरे इस क्या होता है इस आगे। हाँ, युद्ध तो लंबी चलेगा अभी। अब मेरे को जो लग रहा है सलमान भाई, अब युद्ध बहुत छोटा चलेगा, मतलब इन द सेंस कि किसी ने ड्रोन दाग दिए, कभी मिसाइल दाग दी, जो एक इम्पैक्टफुल लगातार जो वॉर चलता है, जो एक मतलब ब्लिट्जक्रीग होता है कि पूरी सेना आई और युद्ध लड़ा, वो चीज़ नहीं होगी। अब छुटपुट हमले होंगे, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया है कि अपने 2500 सैनिक भेजे हैं मात्र, जो नेवी मरीन्स हैं उनके, वो 2500 भेजे हैं खाड़ी देशों में, वो भी ईरान नहीं गए हैं, क्योंकि उसके लिए भी उनको हॉर्मुज़ पार करके जाना पड़ेगा, वो कि इम्पॉसिबल है। और अभी एक वेसल पे हमला किया है और उसमें ही एक वेसल डुबो दिया है। वो किस देश का है अभी कंफर्म नहीं है, बट हमला के लगातार हो रहे हैं। छोटे युद्ध चलेंगे अभी। बात कर रहा हूँ वो जो है क्या नाम है, इसने बोला है ना US ने कि इससे पहले भी बोला था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता बातचीत से कोई हल निकलेगा, क्योंकि भाई आप किसी के इतने बड़े सुप्रीम लीडर को मार देंगे आके, तो कोई देश क्यों, मतलब आप देखिए अगर भारत पे मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ भी जो पॉलिटिक्स होती है, विपक्ष और पक्ष अलग अलग हैं,
अगर कोई भी देश भारत पे हमला करेगा तो सब एक होके एक ही सुर में बोलेंगे और पूरा बोलेंगे हाँ साल युद्ध करो, ठीक है। लेकिन बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं ईरान तैयार कभी नहीं होगा। तो उसी तरह से भी आप आएंगे, इतने बड़े लीडर को मार जाएंगे और जनता तो फिर बोलेगी कि भाई ये क्या गलत हुआ है, तो आप लड़ो फिर बिल्कुल। वो तो बात करेगा ही ना भाई। अमेरिका का तो नुकसान हो रहा है। अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है अरब देशों का, अरब देशों खास करके दुबई। सारे एसेट्स तो अमेरिका के ही है ना। यूएई नहीं, एसेट्स हैं वहाँ पर, बेस है, उनके बेस में जितने भी बेसों को निशाना बना रहा है वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन उसका निशाना वो बना रहा है ऑयल रिफाइनरीज को, उनके तेल के कुओं को निशाना बना रहा है। कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी और दुबई। सऊदी अरब पे तो सबसे कम हमला किया उसने, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आया कि सऊदी अरब से तो उनकी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब को इतना निशाना उसने नहीं बनाया। तो ये भी हो सकता है मक्का मदीना की वजह से ना हो कि मिसाइल गलती से ना गिर जाए कहीं। लेकिन मेरा मानना है कि सऊदी अरब ने थोड़ी बहुत तो जंग की तैयारी की है, उसके पास अपने हथियार हैं, सेना भी है, मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी है। शायद उसको ऐसा लगा कि अगर कोई खाड़ी देशों में अगर कोई पलटवार कर सकता है तो सऊदी अरब है, इसलिए निशाना बनाया गया यूएई को। यूएई और बहरीन को निशाना बनाने के पीछे एक वजह और है, वो है इजराइल। अब्राहम अकॉर्ड्स, इसका बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि जब गाजा युद्ध चल रहा था 2020 पिछली रिजीम में जो ट्रम्प ने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए थे, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में हुआ और 2023 के बाद से ये गाजा में युद्ध लड़ रहे हैं। गाजा जो है वो एक सुन्नी आबादी वाला देश है, और बहरीन और जो यूएई हैं वो भी सुन्नी आबादी वाले हैं, और ईरान जो है वो शिया समर्थित, मतलब शिया मानने वाले वहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन शिया होने के बावजूद भी गाज़ा की सुन्नी आबादी का खामेनेई ने समर्थन किया, उनके अपने जो रेजिस्टेंस है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उनका समर्थन किया। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड में होने की वजह से यूएई ने कभी भी खुल के इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला गाज़ा को लेकर, ना ही बहरीन ने बोला, दूसरे अरब देशों ने भी नहीं बोला। एक वो खुन्नस भी है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन होने के बाद एक तरीके से ईरान का ऐसा मानना था कि मोसाद को कहीं ना कहीं ईरान के बॉर्डर पर लाके खड़ा कर दिया यूएई ने, तो एक वो खुन्नस भी निकाली गई है। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद एक और पॉइंट इसमें ये है कि मतलब अब तक अलग अलग सारे लोग जितनी भी जानकार हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। मैंने जितना पढ़ा है वो देखा है कि यूएई जो है 60 के दशक से पहले तक एक रेगिस्तान था, और ज़्यादातर वहाँ रेत थी। छोटे मोटे गांव जो कबीले टाइप अलग थे, जैसे आपका शारजाह अलग हो गया, अबू धाबी अलग हो गया, दुबई अलग, ये अलग अलग कबीले थे। और जब ये देश बना उसके बाद से तरक्की आई, तेल के कुएँ आए, उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी जो है वो तेल से हटाकर टूरिज़्म पे शिफ्ट की, पैसे आए, और उसमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो अरबपति और बड़े कारोबारी, इन्फ्लुएंसर, फिल्मी सितारे और खिलाड़ी, यहाँ तक कि अभी आप देख लो रोनाल्डो को कितना पैसा दिया सऊदी अरब ने अपने यहाँ मतलब खिलाने के लिए। तो उनका पूरा फोकस जो था कि मतलब हम ये दिखाएं कि हम कितने सेफ़ हैं। और बाकी मतलब दुबई देखा जाए तो बहुत सेफेस्ट, ज़ीरो टैक्स वहाँ पर, और अच्छी सुरक्षा, सारी चीज़ें थी, और वो सारा भ्रम जो है वो ईरान ने निकाल दिया, एक झटके में तोड़ दिया। और इससे क्या था कि सारे लोग जब इधर शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि यूएस तक के लोग दुबई आ रहे थे, तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ट्रम्प ऐसा सोच रहे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ये लग रहा है कि चलो बर्बाद होने तो दुबई को हो रहा है। तो एक चीज़ और भी है, ट्रम्प के लिए क्या कहेंगे? ट्रम्प तो मेरे को लगता है बिल्कुल मतलब गलती पे गलती मतलब अब लेकिन गलती पे गलती हो रही है, अब वो माने तब ना। अब देखो उन्हीं के अपने देश में लगभग 60% लोग इस जंग से खुश नहीं हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% लोग इस जंग से खुश नहीं हैं। और आप देखो कि अपने पिछले शासन मतलब जो उनका पिछला कार्यकाल था 2021 से मतलब 17 से 21 तक वाला, उसमें भी उन्होंने अलग अलग जगहों पर हमले किए, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, और उनका टारगेट कौन था? आतंकी ग्रुप, खास करके ISIS। अब अलकायदा हो गए, तालिबान हो गया। मुझे नहीं याद है कि 9/11 के बाद कोई भी बड़ा आतंकी हमला अमेरिका में हुआ हो,
कोई हमला नहीं हुआ। उसमें कौन शामिल था? ये ओसामा बिन ओसामा बिन लादेन। हाँ। कहीं से भी ISIS या अलकायदा ने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया इतने दिनों में अमेरिका पर, तो कोई सीधा खतरा उससे भी अमेरिका को नहीं है। सिर्फ इसलिए खतरा सिर उठाए उससे पहले ही उसको कुचल दो। उससे पहले लगातार इन्होंने युद्ध लड़े अलग अलग देशों पर, लीबिया, इराक, ग्वाटेमाला, वियतनाम, जापान, तो चलो उन्होंने विश्व युद्ध लड़ा था तब उसमें शामिल थे, अफ़गानिस्तान, अभी इसी साल की शुरुआत में वेनेजुएला। उनको लगा कि हम अमेरिका हैं, हम सुपर पावर हैं, हमारे पास सबसे ताकतवर आर्मी है, हम किसी को भी कुचल सकते हैं। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्या हुआ उनका? वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस बार जेरी जो है, जेरी अच्छा खेल गया गेम, मतलब टॉम को फंसा दिया इस बार। चीज़ जो थी वो निकाल के ले आया। तो इस टॉम एंड जेरी की जो लड़ाई है इस जारी पर नज़र रखी जाएगी पूरे अच्छे से, नज़र रखेंगे और बहुत जल्दी दोबारा आपसे मिलेंगे अपडेट के साथ। मैं हूं सलमान और मैं हूं मोहित। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ कैमरे पे अली हैं। थैंक यू अली।